हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में 61.41% हुई वोटिंग। गिरिडीह में सबसे ज़्यादा 64.75 तो सबसे कम रांची में 58.73% हुई वोटिंग। झारखंड की 4 लोकसभा सीट गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर पर वोटिंग खत्म हो गई है। शनिवार को जिन 4 सीटों पर चुनाव हुए वहां कुल 93 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। झारखंड में कुल 61.41% वोटिंग हुई है। झारखंड के 4 सीटों में सबसे अधिक वोटिंग गिरिडीह में 64.75 तो रांची में सबसे कम 58.73% वोटिंग हुई है। इसके अलावा धनबाद में 58.90% और जमशेदपुर में 64.40% वोटिंग हुई है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी रांची में मतदान किया। राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने रांची में मतदान किया। वहीं जमशेदपुर में बूथ संख्या 288 पर ईवीएम खराब होने से लोगों को काफ़ी परेशानियां हुई। अगर इन 4 सीटों पर नजर डालें तो रांची लोकसभा सीट में कुल 21 लाख से अधिक मतदाता हैं। इस सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। बीजेपी ने यहां मौजूदा सांसद संजय सेठ को टिकट दिया है। कांग्रेस ने युवा चेहरा यशस्वनी साहे पर भरोसा जताया है। रांची लोकसभा सीट पर पिछले 2 बार से भाजपा का कब्जा रहा। कांग्रेस के सुबोध कांत साहे वर्ष 2009 में जीते थे। अब उनकी बेटी चुनावी मैदान में है। झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास सचिव मनीष रंजन को ईडी ने दोबारा समन भेजा। 28 मई को पूछताछ के लिए बुलाया। आईएएस मनीष रंजन को ईडी ने दोबारा समन कर दिया है। इस बार उन्हें पूछताछ के लिए 28 मई को बुलाया गया है। बता दें कि पिछली बार 22 मई को समन भेजकर उन्हें 24 मई को पूछताछ के लिए रांची के ईडी दफ्तर बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने लेटर भेजकर समय की मांग की थी। पहले समन पर वह ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे थे। ऐसी भी चर्चा है कि अगर 28 मई को मनीष रंजन ईडी के सामने पेश नहीं होते हैं तो इसकी पूरी संभावना है कि उनकी मुश्किलें बढ़ जाएगी। मनीष रंजन से टेंडर कमीशन घोटाले मामले में पूछताछ होनी है। ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े कई लोगों की गिरफ्तारी के बाद ईडी के हाथ कई सबूत लगे हैं, जिससे लगातार नए नए खुलासे हो रहे। एक एक्सेल सीट में कथित तौर पर कमीशन खोरी का हिसाब रखा जाता था, जिसमें मनीष रंजन का भी नाम शामिल था। उसी के आधार पर मनीष रंजन को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बता दें कि कमीशन खोरी मामले में विभाग के मंत्री आलमगीर आलम, संजीव लाल, जहांगीर आलम, मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम, सीए मुकेश मित्तल सहित अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लगातार 2 दिन तक पूछताछ करने के बाद आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। अभी भी वे ईडी की हिरासत में है। ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। ईडी ने मंगलवार को कोर्ट में संजीव लाल व उसके नौकर जहांगीर आलम को प्रस्तुत किया था। ईडी ने कोर्ट में पेशी के वक्त जो पेपर कोर्ट को सौंपा था उसमें ग्रामीण विकास विभाग में कमीशन के लेन देन से संबंधित पेपर भी था। इसमें कोर्ट में भी कुछ नाम लिखे हुए थे। इसमें एक नाम एम से थे, जिसके बारे में दावा किया गया कि एम का मतलब मनीष। अब मनीष कौन है? कहीं मनीष रंजन तो नहीं? इसकी भी ईडी छानबीन कर रही है। इस एम नाम के व्यक्ति को टेंडर कमीशन में 4.22 करोड़ रुपए का कमीशन गया है। अगर ये वही मनीष है तो भविष्य में इसकी परेशानियां बढ़ सकती है। ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवक की मौत। आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के टीन बंगला के पास मुख्य सड़क पर ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और सड़क जाम कर हंगामा करने लगे। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को शांत कराने की कोशिश की। हालांकि लोगों ने पुलिस पार्टी पर ही पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और किसी तरह लोगों को शांत कराया। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क से पत्थर लदा ट्रैक्टर तेज गति से जा रहा था। इसी दौरान उसने बाइक को टक्कर मार दिया, जिससे बाइक सवार बाबर शेख और सैफ शेख ट्रैक्टर के टायर के नीचे आ गए और घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते पुलिस पहुंची तो आक्रोशित परिजनों सहित स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। हालांकि किसी तरह पुलिस ने लोगों को शांत कराया। पर शिक्षु डीएसपी सर नगर थाना प्रभारी अजय आर्यन मौके पर पहुंचे। उन्होंने शव को ट्रैक्टर के नीचे से निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। मृतक के परिजनों ने बताया कि बाबर और सैफ ट्रैक्टर के नीचे दबा हुआ था और पुलिस प्रशासन ने ना तो एम्बुलेंस बुलाए और न ही ट्रैक्टर के नीचे से उनकी बॉडी को निकालने का प्रयास किया, जिस कारण दोनों की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि अगर पुलिस सक्रिय रहती तो दोनों की जान बच सकती थी।
96 लाख की साइबर ठगी मामले में महिला साइबर क्रिमिनल सहित 3 गिरफ्तार। झारखंड सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने रांची, मुंबई और कोलकाता में छापेमारी कर एक महिला साइबर अपराधी सहित 3 को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। गिरफ्तार तीनों साइबर अपराधियों ने रांची के रहने वाले एक व्यक्ति से बिजनेस में निवेश के नाम पर 96 लाख रुपए की ठगी कर ली थी। सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संजीव कुमार नामक व्यक्ति के द्वारा सीआईडी के साइबर थाने में साइबर अपराधियों के द्वारा उनके खाते से 96 लाख रुपए अवैध रूप से निकासी कर लेने को लेकर एफआईआर दर्ज कराया गया था। संजीव कुमार के अनुसार साइबर अपराधियों ने व्हाट्सएप के जरिए उनसे संपर्क किया और बताया कि अगर आप हमारे साथ poemsvip.vip के जरिए पैसों का निवेश कीजिएगा तो आपको उसके एवज में आपको 10 गुना पैसे मिलेंगे, वो भी मात्र 1 साल में ही। संजीव कुमार को झांसे में लेकर साइबर अपराधियों के द्वारा व्हाट्सएप पर विभिन्न लिंक के माध्यम से पैसे निवेश करने के लिए खातों का डिटेल्स दिया गया। धीरे धीरे कर संजीव कुमार के द्वारा 96 लाख रुपए साइबर अपराधियों के खाते में डाल दिए गए। पैसे डालने के बाद उसके 10 गुना होने का संजीव इंतजार करते रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद उन्हें समझ में आया कि उनके साथ साइबर ठगी कर ली गई है। 28 मई को लिट्टीपाड़ा में नहीं, दुमका में होगा प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 28 मई वाले झारखंड दौरे में कुछ बदलाव हुआ है। पीएम का कार्यक्रम 28 मई को दुमका में होगा, जो पहले लिट्टीपाड़ा में होना था। पीएम यहां हवाई अड्डे पर संथाल परगना प्रमंडल के तीनों लोकसभा क्षेत्रों से अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगेंगे। भाजपा ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। पीएम दुमका में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस मौके पर संथाल परगना प्रमंडल के दुमका, गोड्डा और राजमहल के प्रत्याशी सीता सोरेन, निशिकांत दुबे और ताला मरांडी मौजूद रहेंगे। भाजपा के नेता और कार्यकर्ता इसे लेकर काफी उत्साहित है। कार्यक्रम को लेकर पार्टी पदाधिकारी ने दुमका हवाई अड्डा परिसर का जायजा भी लिया है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सुचारू रूप से कैसे संचालित किया जाए, इसके लेकर सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। बीजेपी के दुमका लोकसभा प्रभारी राज पालीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आने वाले सभी पार्टी कार्यकर्ता और आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका विशेष रूप से ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने दुमका एयरपोर्ट का निरीक्षण भी किया। आपको बता दें कि पीएम मोदी का कार्यक्रम पहले 28 मई को राजमहल लोकसभा क्षेत्र के लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में निर्धारित था, लेकिन इसमें संशोधन कर अब इसे दुमका में आयोजित किया जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे चुनाव अभियान को गति मिलेगी। 26 मई को तूफान में बदल जाएगा। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात रेमल, झारखंड पर भी पड़ेगा असर। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात रेमल रविवार की आधी रात को पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और पड़ोसी देश बांग्लादेश के खेपुपारा के बीच भूतल से टकराएगा। इस चक्रवात रेमल के तूफान में बदलने का असर झारखंड के मौसम में भी पड़ेगा। मौसम केंद्र रांची के अनुसार बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा। इस वजह से झारखंड से इसकी अच्छी खासी दूरी होने के बावजूद चक्रवात रेमल का असर झारखंड के मौसम पर पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार 26, 27 और 28 मई को झारखंड के पूर्वी भाग, संथाल और कोल्हन और उससे सटे मध्य भाग में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। चक्रवात रेमल के प्रभाव से 26, 27 मई को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार राज्य के साहिबगंज, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम जिले पर साइक्लोन का असर पड़ेगा। ऐसे में इन जिलों में बारिश और तेज हवा चलने का पूर्वानुमान है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा, दिल्ली से तानाशाही ताकतों की पूर्ण विदाई संथाल की जनता ही तय करेगी। राजमहल लोकसभा क्षेत्र से जेएमएम और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विजय हांसदा के पक्ष में बोआरीजोर और महेशपुर में आयोजित चुनावी सभा में कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि तानाशाही ताकतों की दिल्ली से पूर्ण विदाई संथाल की जनता ही तय करेगी। कल्पना ने कहा कि संथाल परगना की वीर भूमि में कई ऐतिहासिक क्रांतिकारी गाथाएं लिखी गई है। देश के इस चुनाव के आखिरी चरण में संथाल परगना की जनता बीजेपी के झारखंड से सुपड़ा साफ करने का काम करेगी। कहा, हेमंत झारखंड के हक अधिकार उठा रहे थे, इसलिए उन्हें बीजेपी ने साजिश कर जेल में डाल दिया है, मगर वे भी आदरणीय दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी के बेटे हैं, कभी झुके नहीं। कल्पना सोरेन ने आगे कहा, हेमंत की जेल की चाबी आप जनता के पास है। पूरे देश की तरह यहाँ भी बीजेपी की नीतियों से त्रस्त जनता बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही। जनता के प्रत्याशी के रूप में इंडिया गठबंधन से विजय हांसदा जनता की आवाज बने हैं। विजय ने हमेशा जल, जंगल, जमीन तथा झारखंडी स्वाभिमान से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाने का काम किया है।
पर केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार ने झारखंड की एक नहीं सुनी। अब दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही तो झारखंड के मुद्दे सदन में उठाए जाएंगे, उनका समाधान भी किया जाएगा। 1 जून के दिन 4 नंबर पर तीर धनुष का बटन दबाकर विजय हांसदा को भारी से भारी मतों से जिताने का काम करें। पीएलएफआई एरिया कमांडर सनातन को पुलिस ने खूंटी में गिरफ्तार किया। पीएलएफआई के एरिया कमांडर सनातन टोपनो उर्फ मोटा उर्फ संजय टोपनो को पुलिस ने खूंटी में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सनातन पश्चिमी सिंहभूम जिले के टेबो व बंद गांव क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को अंजाम देता रहा। सनातन की गिरफ्तारी खूंटी के जरियागढ़ से हुई है। पुलिस ने बताया कि उसके पास से एक लोडेड रिवॉल्वर, 4 जिंदा कारतूस, पीएलएफआई संगठन का पर्चा और 2 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। इसकी जानकारी शनिवार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी क्रिस्टोफर केरकेट्टा ने संवाददाता सम्मेलन में दी। एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अमन कुमार को गुप्त सूचना मिली थी। पीएलएफआई के कुछ उग्रवादी जरियागढ़ थाना क्षेत्र में लेवी वसूलने के लिए आए हुए थे। इस सूचना पर तोरपा एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा शुक्रवार की शाम गश्ती के दौरान एक व्यक्ति को संदिग्ध हालत में पकड़ा गया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम संजय टोपनो उर्फ संजू टोपनो, ग्राम सिम टिमडा, थाना जरियागढ़ बताया। शक के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से रिवॉल्वर सहित अन्य सामान बरामद किए गए। एसडीपीओ ने बताया कि सनातन का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ खूंटी, कर्रा, कामडारा, टेबो, तोरपा और जरियागढ़ थाना में 17 CLA आर्म्स एक्ट सहित अन्य संगीन धाराओं के तहत 8 मामले दर्ज है। गिरफ्तार उग्रवादी के खिलाफ सिर्फ कर्रा थाने में ही 3 मामले दर्ज है। पुलिस को लंबे समय से सनातन की तलाश थी। दुमका में बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन के पक्ष में चलाया जनसंपर्क अभियान। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को दुमका लोकसभा क्षेत्र के कई गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया और जनता से दुमका लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन के पक्ष में मतदान करने की अपील की। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि दुमका लोकसभा को मजबूत नेतृत्व देने के लिए हम लोगों ने रावण के चुंगल से सीता को मुक्त कराकर भाजपा में लाया है। ऐसे में आप सीता सोरेन का साथ दें और 1 जून को भाजपा के पक्ष में मतदान करें। दुमका लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर जनसंपर्क अभियान के दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि दुमका के सर्वांगीण विकास के लिए फिर से एक बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएं। उन्होंने कहा कि आज चीन और पाकिस्तान को भारत की ओर देखने के लिए सोचना पड़ रहा और नक्सलियों का सफाया हो गया है। देवघर के 21 बूथों में 60% से कम वोटरों को मिली मतदान पर्ची। 2 दिनों में वितरण कार्य पूरा करने का निर्देश। सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सह सीओ अनिल कुमार ने निगम निर्वाचन शाखा में शहरी क्षेत्र के BLO के साथ बैठक की। इसमें शहरी क्षेत्र में मतदाता पर्ची वितरण की समीक्षा की। इसमें कुल 21 मतदान केंद्रों में मतदाता पर्ची वितरण की गतिविधि धीमी पाई गई, जिसमें तेजी लाने का निर्देश दिया गया। देवघर निगम क्षेत्र के BLO को 2 दिन के अंदर कार्य पूरा कर अपनी रिपोर्ट निगम निर्वाचन शाखा में पर्यवेक्षक के माध्यम से जमा करने को कहा। इस संबंध में सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी ने कहा कि शहरी क्षेत्र के 176 मतदान केंद्रों के मतदाताओं को BLO के माध्यम से 16 मई से घर घर मतदान पर्ची दी जा रही है। शुक्रवार तक औसतन 80% मतदाताओं को मतदाता पर्ची दी जा चुकी है। वहीं 21 मतदान केंद्रों में 60% से भी कम मतदाताओं को मतदान पर्ची दी गई है। इसके लिए निगम कर्मियों को लगाया गया है। सभी कर्मी BLO की मदद में घर घर मतदाता पर्ची बांटने में मदद करेंगे। उन्हें 2 दिनों का समय दिया गया है। इसमें 100% लक्ष्य पूरा करने को कहा गया। बैठक में निगम निर्वाचन सहायक अशोक राम, निगम मिशन प्रबंधक हिमांशु शेखर, निगम CHG ग्रुप की महिलाएं, सभी BLO व निगम के सभी वार्ड जमादार मौजूद थे। रघुवर दास के जमशेदपुर में मतदान करने पर JMM को आपत्ति। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास के जमशेदपुर में आकर मतदान करने पर JMM ने आपत्ति जताई है। मोर्चा की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि जमशेदपुर में उड़ीसा के माननीय राज्यपाल रघुवर दास द्वारा मतदान किया जाना हद पर्व करता है। किसी भी राज्य का राज्यपाल उस राज्य का प्रथम नागरिक होता है और उनसे यह अपेक्षा होती है कि वह अपने राज्य के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते उस राज्य में मतदान करे, ताकि मतदाताओं के लिए एक उत्साहवर्धक संदेश प्राप्त हो कि राज्यपाल CP राधाकृष्णन द्वारा रांची लोकसभा में मतदान किया जाना न सिर्फ उदाहरण है, बल्कि उनको हमारी ओर से आभार व्यक्त करना भी है। राज्यपाल ने पत्र में आगे कहा कि
क्या यह प्रश्न आज के लिए प्रासंगिक है कि रघुवर दास अपने राज्य उड़ीसा को अपना नहीं मानते या उड़ीसा की प्रबुद्ध जनता उन्हें अपना नहीं मानती है? हम सब जानते हैं कि जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में लाखों लोग बांग्ला के साथ साथ उड़िया भाषी भी हैं। रघुवर दास क्या यह संकेत देना चाहते हैं कि उड़िया भाषी लोग किसी एक राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करेंगे? ऐसे में उड़ीसा के लोगों के प्रति उनका आगामी दिनों का व्यवहार कैसा रहेगा? माननीय भारत निर्वाचन आयोग को भी यह संज्ञान लेना चाहिए कि भारत के माननीय राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू ने अपने प्रिय राज्य उड़ीसा को छोड़कर राजधानी दिल्ली में मतदान किया। वो कौन सी परिस्थिति हुई कि उड़ीसा के राज्यपाल को अपने गृह राज्य में आकर मतदान करना पड़ा? जेएमएम ने कहा कि रघुवर दास का यहाँ मतदान करना स्थानीय प्रशासन को प्रभावित करना एवं मतदाताओं को भ्रमित करने का एक प्रयास है जो लोकतंत्र के लिए या संघीय ढांचे के लिए अशुभ है। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के केंद्र के प्रस्ताव को राज्यों से नहीं मिल रहा समर्थन। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तय होती है, वहीं हर राज्य में इस पर अलग अलग वेट टैक्स लगाया जाता है। इसके चलते सभी राज्यों में कीमतें में अंतर होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, इससे देश भर में इनकी कीमतें एक समान हो जाएंगी। उक्त बातें केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर अपने हिस्से के उत्पाद शुल्क में कटौती कर दी है, लेकिन झारखंड सरकार ने अपने हिस्से के शुल्क में कोई कटौती नहीं की है। केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली बुधवार को जमशेदपुर दौरे के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कई राज्य सरकारें पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने में बाधा पैदा कर रही है, क्योंकि वे जीएसटी परिषद के सदस्य हैं। वे नहीं चाहते कि ऐसा हो। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी द्वारा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई से बचने और सत्ता में आने के लिए इंडिया गठबंधन कोई भी घोषणा और वादे कर रहा। उन्होंने झारखंड की झामुमो कांग्रेस और राजद सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे राज्य में भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड से पूरे देश भर में झारखंड की छवि खराब हुई है। झारखंड में छठे चरण में 4 सीटों पर मतदान। लोकतंत्र के महापर्व में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे। सुबह से ही मतदान केंद्र पर लोगों ने पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया। इस पर्व में आम और खास हर किसी की भागीदारी दिखी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सुबह सुबह वोटिंग की। उन्होंने वोट देने के बाद राज्य के मतदाताओं से अपील की कि घर से बाहर निकले और वोटिंग करें। उन्होंने कहा कि मैंने विकास के लिए मतदान किया है, मैं हमेशा विकास में रुचि रखता हूं। लोकतंत्र के इस महापर्व में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार भी अपने परिवार के साथ भागीदारी निभाते नजर आए। रांची के राजकीकृत मॉडल उच्च विद्यालय बीएमपी ग्राउंड डोरांडा स्थित मतदान केंद्र पर सपरिवार पहुंचे। के रवि कुमार ने इस दौरान आम लोगों से परिवार के साथ मतदान केंद्र जाकर वोट देने की अपील की। पाकुड़ में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने चुनावी सभाओं में विपक्षियों पर साधा निशाना। कहा झामुमो और कांग्रेस ने सिर्फ अपनी तिजोरी भरी है। राजमहल लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी ताला मरांडी के समर्थन में शनिवार को पाकुड़ में संकल्प साथ चुनावी जनसभा को केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 1 जून 2024 को कमल चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर एक कमल सांसद भेजने की अपील मौजूद जनता से की। जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि यह चुनाव देश का बेहतर भविष्य बनाने का है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाज, शौचालय, शुद्ध पेयजल, आवास मुहैया कराने का काम किया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हासा भाषा को खत्म करने का काम किया है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि आदिवासियों की भावना को बेचने का काम कांग्रेस और झामुमो ने किया है। इस दौरान उन्होंने मौजूद जनता से राजमहल सीट से भाजपा प्रत्याशी ताला मरांडी को भारी मतों से जीत दिलाने की अपील की। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जरूरतमंदों को अनाज आगे भी मोदी सरकार मुहैया कराएगी। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने खनिज संपदा को लूटा है, भ्रष्टाचार को बढ़ाया है, साथ ही अपनी तिजोरी भरने का काम किया। अर्जुन मुंडा ने कहा कि कांग्रेस और झामुमो ने प्रदेश के लोगों को साथ वादा खिलाफी किया है। मंत्री आलमगीर आलम पर इस्तीफा के लिए फिलहाल दबाव नहीं बनाएगी पार्टी। कमीशन खोरी के आरोप में ईडी की गिरफ्त में आई मंत्री आलमगीर आलम के इस्तीफे को लेकर अटकलें लग रही है। मंत्री आलमगीर आलम फिलहाल इस्तीफा नहीं देंगे। पार्टी मंत्री पर इस्तीफा का दबाव भी नहीं बना रही,
केंद्रीय नेतृत्व की ओर से भी प्रदेश को निर्देश नहीं आया है। पार्टी लोकसभा चुनाव तक इस मामले को टालने के मूड में है। सरकार के अंदर झामुमो ने भी सब कुछ कांग्रेस के पाले में छोड़ दिया है। चंपई सोरेन के नेतृत्व में चल रही सरकार अपने सहयोगी के साथ किसी विवाद में फंसना नहीं चाहती है। कांग्रेस के कई नेताओं की दलील है कि ईडी की जांच चल रही है, जल्दबाजी में किसी तरह का फैसला नहीं करना है। इधर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि आलमगीर आलम संजीदा नेता है, वह फैसला लेने में सक्षम है, समय पर वह फैसला लेंगे। पहले उनको हर परिस्थिति से संतुष्ट होना है, लेकिन जिस तरह से ईडी ने अनन फनन में कार्रवाई की है, सही नहीं ठहराया जा सकता। वह ईडी को लगातार सहयोग कर रहे थे, हर समन पर जा रहे थे, फिर इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं थी। श्री ठाकुर ने कहा कि मंत्री आलमगीर आलम का जो भी निर्णय होगा, पार्टी उनके साथ खड़ी है। वह वस्तु स्थिति को सही तरीके से जान और समझ रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने बंद खदानों को लेकर अपनाया कड़ा रुख। बीसीसीएल से पूछा यह सवाल। झारखंड हाईकोर्ट ने बीसीसीएल की बंद पड़ी खदानों से अवैध खनन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने पक्ष सुनने के बाद मौखिक रूप से पूछा कि धनबाद क्षेत्र में बंद पड़ी खदानों से अवैध खनन कैसे हो रहा। अवैध खनन में कई लोगों की जान चली गई है। अवैध खनन को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई। खंडपीठ ने बीसीसीएल को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि बीसीसीएल के धनबाद क्षेत्र में एक वर्ष 2022 में अवैध खनन के कारण एक ही दिन 23 लोगों की मौत हो गई थी। इस तरह की दुर्घटना को लेकर प्राथमिकी भी दर्ज होती है, लेकिन मृतक के परिजनों को मुआवजा नहीं मिलता। प्रार्थी ने मामले की जांच करने तथा अवैध खनन को रोकने की मांग की। प्रार्थी विजय कुमार झा ने जनहित याचिका दायर की है। कमीशन खोरी केस कांड, 2 मंत्री और कई विधायक ईडी के रडार पर, होगी पूछताछ। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग में कथित तौर पर 3000 करोड़ के हुए घोटाले मामले का खुलासा कर रहे ईडी की जांच की जद में अभी कई लोग आने वाले हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि झारखंड के 2 मंत्री और दर्जनों विधायक के नाम सामने आ सकते हैं। जानकारी के मुताबिक ईडी बारी बारी से इन नेताओं का बयान दर्ज करेगी। ग्रामीण विकास विभाग के टेंडर में हुई कमीशन खोरी में कुछ ऐसे विधायक का भी नाम आया है जो पहले भी अलग अलग मामलों में ईडी के रडार पर हैं। ईडी ने जांच में पाया कि मंत्री आलमगीर आलम के जरिए इन नेताओं का टेंडर का आवंटन कराया जाता था। इन ठेकों में भी कमीशन खोरी होने का खुलासा हुआ है। ईडी 4 साल के अंदर ग्रामीण विकास विभाग के सभी ठेकों की जांच कर रही है। कई ठेकों की पैरवी के लिए विधायक के पत्र और उसके आवंटन की जानकारी व कमीशन खोरी के रिकॉर्ड मिलने के बाद ईडी ने राज्य सरकार से ग्रामीण विकास व ग्रामीण कार्य विभाग के प्रत्येक ठेकों और इससे भुगतान की जानकारी के लिए पत्र लिखने की बात भी कही है। अब तक इस मामले में 1 दर्जन से अधिक इंजीनियरों और ठेकेदारों का बयान लिया गया है। ईडी के जांच में इस बात का पता चला कि राज्य में जल संसाधन विभाग के सचिव स्तर के एक अधिकारी ने एक इंजीनियर से तबादला रोकने के लिए 10 लाख रुपए घूस दिए थे। इस भुगतान को लेकर हुई चैट को भी ईडी ने हासिल किया है। अधिकारी को इंजीनियर ने ग्रामीण विकास विभाग में एक्सटेंशन पर बने रहने के लिए पैसे दिए थे। ये पैसे जमशेदपुर में रहने वाले एक इंजीनियर से लिए गए थे। ग्रामीण विकास विभाग के ठेकों में कमीशन खोरी को लेकर सहायक इंजीनियर की भूमिका सामने आई है। ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियरों का पृथक विभाग जल संसाधन व पथ निर्माण ही है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, झारखंड के महाअधिवक्ता ने हमारे खिलाफ साजिश रची है। झारखंड के महाअधिवक्ता राजीव रंजन पर ईडी ने साजिश रचने का आरोप लगाया है। ईडी ने कहा कि राजीव रंजन झारखंड में 1250 करोड़ रुपए से अधिक अवैध खनन की जांच कर रहे ईडी के अधिकारियों के खिलाफ साजिश रचने में शामिल थे। ईडी का दावा है कि उनके पास इस संबंध में महाअधिवक्ता की संलिप्तता के सबूत है। ये बातें ईडी ने हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर विरोध करते हुए हल्फनामे में किया। ईडी ने कहा कि हेमंत सोरेन ने राज्य मशीनरी का दुरुपयोग किया है। अवैध खनन घोटाले में एजेंसी के गवाह विजय हांसदा द्वारा ईडी अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। झारखंड पुलिस ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ विजय हांसदा का बयान भी कोर्ट के समक्ष दर्ज कराया है। ईडी ने हल्फनामे में कहा कि महाअधिवक्ता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पूरी प्रक्रिया उनकी देखरेख में हुई और इस आशय के सबूत उपलब्ध हैं। ईडी ने महाअधिवक्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य के सर्वोच्च कानून अधिकारी होने के नाते महाअधिवक्ता ने पेशी और रिमांड के दौरान भी हेमंत सोरेन का बचाव किया और उनके लिए बहस की। बता दें कि विजय हांसदा द्वारा दर्ज अवैध पत्थर खनन के मामले में ईडी जांच कर रही है। बाद में शिकायतकर्ता विजय हांसदा मुकर गया और ईडी के सहायक निदेशक देवव्रत झा और सहायक अधिकारी अनुपम कुमार के खिलाफ आईपीसी और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।
पूर्व मंत्री रमेश मुंडा हत्याकांड, राजा पीटर को अभियोजन गवाह के क्रॉस एग्जामिनेशन की मिली इजाजत। पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले में अभियोजन गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए आरोपी पूर्व मंत्री राजा पीटर को एनआई कोर्ट ने इजाजत दे दी है। राजा पीटर ने कोर्ट में आवेदन देकर 2 अभियोजन गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन करने का आग्रह किया था। मामले में केस के आयु का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो पाया। इस मामले में एनआई ने 89 गवाहों का बयान दर्ज कराया है। बता दें कि झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा की हत्या बुंडू के एसएस हाई स्कूल कैंपस में 9 मई 2008 को उस वक्त कर दी गई थी जब वे वहां स्कूल के छात्रों को सम्मानित करने और पुरस्कार देने के बाद संबोधित कर रहे थे। उसी समय कुख्यात माओवादी नक्सली कुंदन पाहन दस्ते के नक्सलियों ने स्कूल में आकर फायरिंग शुरू कर दी। इसमें रमेश सिंह मुंडा, उसके 2 सरकारी बॉडीगार्ड शिवनाथ मिंज और खुर्शीद आलम सहित एक छात्र रामधन पातर की मौत हो गई थी। रमेश सिंह मुंडा झारखंड के कदवार आदिवासी नेता थे और बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा सरकार में भी मंत्री रह चुके थे। रमेश सिंह मुंडा की हत्या के बाद तमाड़ क्षेत्र में उपचुनाव हुआ। राजा पीटर उपचुनाव जीतकर विधायक और झारखंड सरकार में मंत्री भी बने। इसी बीच रमेश मुंडा हत्याकांड की जांच एनआई ने अपने हाथ ले ली है। हत्याकांड की पूरी साजिश का खुलासा तब हुआ जब 27 मई 2017 को नक्सली कुंदन पाहन ने झारखंड पुलिस के समक्ष सरेंडर किया था। पूछताछ के दौरान कुंदन पाहन ने एनआई को इस हत्याकांड की जानकारी दी थी। करीब 9 साल बाद राजा पीटर को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। एनआई ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसके मुताबिक रमेश सिंह मुंडा की हत्या के लिए पूर्व मंत्री राजा पीटर ने कुख्यात नक्सली कमांडर कुंदन पाहन को 5 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी। 3 करोड़ रुपए का भुगतान पहले ही कर दिया गया था। शेष 2 करोड़ रुपए हत्या के बाद दिए गए थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।